अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चल रहे डीडीसी चुनाव के दौरान आतंकवादी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता परवेज भट्ट के आवास के बाहर आतंकवादियों की गोलीबारी में उनका पीएसओ शहीद हो गया। श्रीनगर के नाटीपुरा क्षेत्र में आतंकवादियों ने परवेज भट्ट के आवास पर गोलीबारी की, जिसमें उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गया था। इलाज के दौरान घायल पीएसओ की मृत्यु हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल मंजूर अहमद पीडीपी नेता के निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात थे और गोलीबारी में घायल हो गए थे। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए निकटतम बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक मौके पर सुरक्षा बलों के जवान पहुंच गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं पीडीपी नेता परवेज भट्ट, आइए देखते हैं। मैंने गवर्नमेंट को आज से 10 साल से, मैं 15 साल 20 साल से मैं सिक्योरिटी कवर में रह चुका हूँ। अब पिछले साल से मेरी सिक्योरिटी ने विड्रा की है। पता नहीं किस बुनियाद पर 2009 में भी मेरे ऊपर हमला हुआ है। ये क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं? वन साइड यहाँ जो कोई पॉलिटिकल कोई है ही नहीं किसी में, उसके 8-8 पीएसओ है। मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर दी है। हमारी पार्टी के ऊपर ये पता नहीं क्या ये रवैया रखते हैं। पीडीपी से इनका क्या खौफ है? ये तो या तो हमें मरवाना चाहते हैं। अगर सियासत इनको जिंदा रखनी है तो इनको एक ही जावे से देखना है। अगर आप अमीरा कदल में देखोगे, अमीरा कदल में मैंने 99 से यहाँ सियासत शुरू कर दी, पीडीपी जब से बनी है। और मेरा कसूर एक ही है कि मैंने पार्टी बदली नहीं है। अगर यही कसूर है, इसी वास्ते इन्होंने सिक्योरिटी मेरी विड्रा की है, तो फिर करे और क्या करेंगे। अभी आधा घंटे पहले मेरे ऊपर हमला करना चाहते थे, मेरे बच्चे यहाँ थे। अगर मेरा दूसरा पीएसओ अंदर से नहीं निकलता, उसने फायर किया तो वो भाग गए वापस। दूसरा पीएसओ जो बाहर था उसके ऊपर फायर हो गया। तो कितने आदमी थे वो जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग की? दो बंदे हमने देखे। तो किसी ने आइडेंटिफाई किया इनको, कौन लोग थे? पता नहीं, अभी लोगों ने देखे होंगे बाहर। लोगों ने मेरे एक पीएसओ जो जख्मी हो गया उसको लोगों ने हॉस्पिटल लिया। दूसरी ओर डीडीसी चुनाव के लिए प्रचार के दौरान रविवार को डल झील में भाजपा कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों से भरी एक नौका, जो कि शिकारा बोलते हैं वहां पे इसको, वो डूब गई। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। यह घटना उस समय हुई जब शिकारा झील के तट के नजदीक पहुंच गई थी और वो पलट गई। स्थानीय लोगों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों और पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बचाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिकारा रैली का नेतृत्व कर रहे थे। वह जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी हैं। भाजपा नेता तरुण चुग और शाहनवाज हुसैन भी इस रैली में मौजूद थे। आइए देखते हैं रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। इस बार रिकॉर्ड युवा जीतकर आने वाले हैं। युवाओं ने जितना आगे बढ़ने का अवसर पाया है, युवाओं ने पत्थर को छोड़कर, बंदूक को छोड़कर चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर के नेता अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार ये तो अपने बंगले बनाने तक सीमित रहा। मोदी जी ने गरीबों को बॉर्डर पर बंकर बना कर दिए और पक्के मकान बना कर दिए। इन नेताओं ने, गुपकार गैंग ने जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबोया। नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव तक बिजली और लाइट पहुंचाने का काम किया। जम्मू कश्मीर को बीमार करने का काम गुपकार गैंग की एनसीपीडीपी कांग्रेस ने किया, लेकिन मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5-5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त किया। अब आपको मिलवाते हैं अहमद सिद्दीकी और सिद्धार्थ दत्ता से। यह दोनों लोग 25,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा पर निकले हुए हैं और कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करने वाले यह दोनों व्यक्ति इस समय कश्मीर में हैं, जहां प्रभा साक्षी संवाददाता ने यात्रा के उद्देश्यों को लेकर इनसे विस्तृत बातचीत की। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम अहमद सिद्दीकी है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। रोड आश्रम का आइडिया तो तब आया जब देखा कि
बहुत सारे लोग सड़क पे काम करने के लिए मजबूर हैं और उसी टाइम पर सेम टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जो घर में आराम से बैठ सकते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, उसको समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस यात्रा में जैसा कि आप जानते हैं कि हम 30 स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो हम अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं कि उनको कोविड के दौरान क्या परेशानियां हुई और क्या दिक्कतें सामने आई और एज अ कंट्री हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम साथ साथ में जहाँ भी लोगों से मिलते हैं उनसे बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो इवेंचुअली हम शायद एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इसके बारे में कि कोविड के दौरान इंडिया में क्या क्या हुआ और क्या बेहतर हो सकता है शायद। देखिए, एक्सपीरियंस 2 तरीके का है। एक तो ये है कि लोगों की गर्मजोशी देखकर जिस तरह से लोग मिले और जिस तरह से लोगों ने हमसे दिल खोलकर बात करी, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे हर जगह तो दोस्त थे नहीं, लेकिन दोस्त बनते गए और धीरे धीरे उसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि इतनी लंबा सफ़र करना आसान बात नहीं है। 20,000 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो ऐसे ही दोस्त बनते गए और आगे बढ़ते गए। एट द सेम टाइम हमको ये देखकर बहुत अफसोस और बहुत फिक्र भी हुई कि हमारे कंट्री में बहुत सारी इनइक्वालिटी है। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग, बट सबको अलग अलग जो दिक्कतें हैं उनको समझने और उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का अगर आप मसला लें, तो जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ कैसे ऑनलाइन एजुकेशन होगी। और 9 महीने बीत गए हैं, जब तक कोविड ख़त्म होगा शायद 12 महीने या उससे ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। तो इस साल बच्चों की पढ़ाई का क्या हुआ, और उसको हम नॉर्मल नहीं मान सकते, क्योंकि सबके पास तो इंटरनेट नहीं है। एक चीज़ जो और समझ में आई इस पूरे दौरे में, वो ये है कि बहुत सारे नौजवान लोग बाहर निकले और उन्होंने सोसाइटी में काम किया। उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, लोगों को जो लोग परेशान थे उनकी मदद करने की कोशिश करी। तो ऐसा लगा कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क को हम लोग एक तरीके से एक पेशा टाइप बना दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने निकल कर हेल्प करी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हमने सुनी। हैदराबाद में एक लड़का है, वो बता रहा था कि वो किसी कॉल सेंटर में काम करता है। उसने जब 2-4 लोगों को खाना खिलाने की शुरुआत करी, तो कई सारे लोगों ने उसको पैसे दिए ताकि वो और ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचा सके, और ऐसे कर करके वो लगभग 1000 लोगों को खाना खिलाता रहा 65 दिनों तक। तो ये भी एक इंस्पायरिंग चीज़ें हैं कि जब लोग शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग साथ आ जाते हैं। कश्मीर में हम लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, कुछ आम लोगों से, कुछ ख़ास लोगों से, और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या दिक्कतें सामने आई और अभी क्या सिचुएशन है और क्या शायद बेहतर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ दत्ता है। मैं और मेरे साथी अहमद सिद्दीकी, हम दोनों मिलकर एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है रोड आश्रम। रोड आश्रम के तहत ये खूबसूरत सी गाड़ी जो हैंड क्राफ्टेड है, इसको आप गौर से देखेंगे तो इसमें हर स्टेट्स की, हर डिफरेंट रीजन्स की कुछ सिंबल्स है। तो इस गाड़ी में करके हम लोग 25,000 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं बॉर्डर्स को पकड़कर, और लगभग 26 राज्यों की यात्रा करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं कश्मीर में। और हम जहां से भी गुजर रहे हैं वहां पे हम कोविड का अवेयरनेस तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों की ज़िंदगी में कोविड के वजह से क्या तब्दीलियां आई, क्या दिक्कतें हुई, लोगों की ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या समस्याएं आई हुई हैं, उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के थ्रू हम प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोविड एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे तब्दील हो चुका है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन प्रोग्राम मिस हुए हैं या डिलेड हुए हैं, स्कूलें बंद है तो मिड डे मील बंद है। ये सब कारणों से बहुत सारे बच्चों को शायद फिर से मेल न्यूट्रिशन का फेस करना पड़े। तो ये सारे जो समस्या है लोगों की ज़िंदगी में आई है, कोविड तो एक 1 in 100 years काइंड ऑफ इवेंट है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है एक बहुत ही लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो हम ऐसा मानते हैं
कि चूँकि ह्यूमन मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, तो हम इस दौरान क्या हुआ, क्या और बेहतर हो सकती थी, कि इस पैंडमिक को क्या और तरीके से हम हैंडल कर सकते थे, इसी का एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे जो इस वक्त का गवाह दे। आज से 10 साल बाद जब हम मुड़कर देखेंगे कि पैंडमिक के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, तो हमारी जो फिल्म है वो इस बात की गवाह दे। तो इसीलिए हम लोग यात्रा में निकले हैं और इसके बाद हम लोग लद्दाख, हिमाचल प्रदेश होते हुए लगभग 20 दिसंबर को दिल्ली पहुँचेंगे। अभी ऑलरेडी हम लोग 70 दिनों से रास्ते में हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, आम लोग, खास लोग, सबसे बात कर रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।